सोचिए, हिंदी में सिर्फ एक अक्षर की गलती किसी कानूनी दस्तावेज को कमजोर कर सकती है। जी हाँ, आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि हिंदी लेखन में इन छोटी छोटी चूकों से कैसे बचा जाए, खासकर जब बात एकेडमिक और कानूनी दुनिया की हो, जहां भाई हर शब्द का वजन होता है। तो चलिए सीधे इसी सवाल से शुरू करते हैं। क्या एक छोटी सी मामूली सी वर्तनी की अशुद्धि किसी कानूनी दस्तावेज या एकेडमिक रिसर्च की नींव हिला सकती है? इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल कर सकती है। और आज हम यही देखने वाले हैं कि आखिर ये होता कैसे है। तो चलिए इस विषय में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। देखिए, हम वर्तनी सुधार को सिर्फ गलतियां ठीक करना नहीं कह रहे, बल्कि इसे एक भाषाई स्वच्छता प्रक्रिया के रूप में देख रहे हैं। इसका सीधा सा मतलब है अपने लेखन को साफ सुथरा बनाना, उसे क्षेत्रीय बोलियों के असर से और मिलती जुलती आवाजों के कंफ्यूजन से आजाद करके एक स्टैंडर्ड रूप देना, ताकि उसे हर जगह एक ही तरह से समझा जाए। तो आज हमारी यात्रा इन 6 पड़ावों से गुजरेगी। हम देखेंगे कि कैसे छोटी छोटी भूलें एक बड़ी चुनौती बन जाती हैं। स्वरों और एक प्रत्यय के दिलचस्प असर को समझेंगे, व्यंजनों के आम भ्रम को दूर करेंगे, चिन्हों का एकदम सटीक इस्तेमाल जानेंगे और आखिर में एक संपादकीय मास्टर लिस्ट पर तेजी से नजर डालेंगे। तो हमारा पहला सेक्शन है छोटी भूल बड़ी चुनौती। अकादमिक और कानूनी क्षेत्रों में वर्तनी की गलती सिर्फ एक टाइपिंग मिस्टेक नहीं होती। नहीं, ये एक ऐसी चूक है जो आपकी क्रेडिबिलिटी पर सीधा सवाल खड़ा कर सकती है। आप जरा इन शब्दों को देखिए, कितने मिलते जुलते हैं। अधिशासी और अधिशासी, या फिर अधीन और अधीन के बीच का फर्क बहुत मामूली सा लगता है ना, लेकिन कानूनी तौर पर और एकेडमिक दुनिया में यह फर्क बहुत बड़ा है। सही शब्द है अधिशासी और अधीन। अब आते हैं स्वरों के रूपात्मक परिवर्तन पर। यह हिंदी वर्तनी का एक बेहद जरूरी नियम है, जहां कुछ खास मामलों में लंबी स्वर ध्वनियां यानी मात्राएं छोटी हो जाती हैं। नियम बहुत ही आसान है। जब हम बहुवचन या यौगिक शब्द बनाते हैं तो शब्द के आखिर में आने वाले लंबे स्वर जैसे ई और ऊ अक्सर छोटे स्वर ई और ऊ में बदल जाते हैं। यहां देखिए, ये एक बेहतरीन उदाहरण है कैसे दवाई का बहुवचन दवाइयां नहीं बल्कि दवाइयां होता है। ई की मात्रा छोटी हो गई। यही सेम नियम इकाई से इकाइयां और कठिनाई से कठिनाइयां पर भी लागू होता है। ये एक छोटा सा पर बहुत जरूरी बदलाव। और हाँ, असल जिंदगी में इसका असर बहुत बड़ा होता है। सही शब्द मंत्रिमंडल की जगह मंत्रिमंडल लिखना उस पद की संवैधानिक वर्तनी का उल्लंघन तक माना जा सकता है। इससे पता चलता है कि यह नियम कितना गंभीर और जरूरी है। चलिए अब आते हैं हमारे तीसरे सेक्शन पर, एक प्रत्यय का प्रभाव। ये एक ऐसा नियम है जो बताता है कि कैसे किसी शब्द में एक प्रत्यय जोड़ने से शब्द की शुरुआत में ही एक सिस्टमैटिक और लॉजिकल बदलाव आ जाता है। इस नियम को 3 आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। पहला, अगर मूल शब्द अ से शुरू होता है तो वह आ बन जाता है। दूसरा, अगर ई या ए से शुरू हो तो ए बन जाता है। और तीसरा, अगर उ या ओ से शुरू हो तो वह अ हो जाता है। सिंपल। यहाँ कुछ बहुत अच्छे उदाहरण हैं। प्रमाण से प्रामाणिक नहीं बल्कि प्रामाणिक बनता है। व्यवहार से व्यवहारिक बनता है। ये दिखाता है कि शब्द अपनी जड़ के हिसाब से कैसे विकसित होता है, जो एकेडमिक लेखन के लिए जानना बहुत जरूरी है। हमारा चौथा सेक्शन व्यंजनों से जुड़े कंफ्यूजन पर है। देखिए, हिंदी में कई व्यंजन ऐसे हैं जिनकी ध्वनि बहुत मिलती जुलती है, लेकिन फॉर्मल राइटिंग में उनका सही रूप लिखना ही जरूरी है। एक जो सबसे आम कंफ्यूजन होता है वो है व और ब के बीच का फर्क। कई क्षेत्रीय बोलियों में अक्सर वन को बन या विपत्ति को विपत्ति बोल दिया जाता है, लेकिन स्टैंडर्ड राइटिंग में हमेशा व का इस्तेमाल ही सही माना जाता है। ठीक इसी तरह न और ल में भी गड़बड़ होती है। सही शब्द प्राण है, प्राण नहीं। श, श, स का सही इस्तेमाल भी बहुत जरूरी है। जैसे प्रशंसा में श का इस्तेमाल होता है और क्षमा में क्ष का प्रयोग होता है, छ का नहीं। ये छोटी छोटी बातें आपके लेखन की गरिमा को बनाए रखती हैं। अब बात करते हैं उन छोटे छोटे चिन्हों की जो आपके लेखन को और ज्यादा सटीक और प्रोफेशनल बनाते हैं। अनुस्वार, चंद्र बिंदु और हलंत का सही इस्तेमाल आपके लेखन को एक अलग ही लेवल पर ले जाता है। अनुस्वार और चंद्र बिंदु के बीच एक साफ फर्क है। चंद्र बिंदु आ का इस्तेमाल वहां होता है जहां ध्वनि नाक और मुंह दोनों से आती है, जैसे आंख या दांत में।
जबकि अनुस्वार अंग का इस्तेमाल केवल नाक से निकलने वाली ध्वनियों के लिए होता है। ये एक छोटी सी चेकलिस्ट है जो बहुत काम की है, जैसे क्या विद्वान और महान के आखिर में हलंत लगा है, क्या आंख में चंद्रबिंदु का इस्तेमाल हुआ है, क्या आशीर्वाद में रेफ सही जगह पर यानी अगले अक्षर पर है। ये सवाल किसी भी लेखक को अपने काम को परखने में मदद कर सकते हैं। और अब आते हैं हमारे आखिरी सेक्शन पर, संपादकीय मास्टर सूची। ये उन शब्दों का एक क्विक रेफरेंस है जिनमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। चलिए इसे एक लाइटनिंग राउंड की तरह लेते हैं। ध्यान दीजिए, उज्ज्वल में 2 आधे ज होते हैं। कवयित्री में ई की मात्रा व पर नहीं या पर आती है। आशीर्वाद में रेफ हमेशा अगले अक्षर पर लगता है यानी व पर। और मानक शब्द उपर्युक्त है, उपरोक्त नहीं। इसी तरह श्रृंखला का सही रूप देखिए। संन्यास एक बहुत ही दिलचस्प शब्द है जिसमें अनुस्वार और आधा न दोनों आते हैं। राजनैतिक सही है, राजनैतिक नहीं, क्योंकि इसका मूल शब्द नीति है। और पूजनीय मानक रूप है, पूजनीय नहीं। तो आखिर में बस यही याद रखना है कि शुद्ध वर्तनी सिर्फ व्याकरण का नियम नहीं है, ये असल में वैचारिक स्पष्टता का प्रतीक है। जब शब्द सटीक होते हैं तो विचार भी एकदम साफ तौर पर सामने आते हैं। और जाते जाते एक सवाल सबके लिए, आज जो कुछ भी हमने सीखा उसके बाद अगली बार जब कोई पांडुलिपि लिखी जाएगी तो वो भाषाई स्वच्छता की इस कसौटी पर कितनी खरी उतरेगी।